नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एल्टा शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। शो की शुरुआत करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कम होते वजन की खबर से। दरअसल सीएम केजरीवाल का कहना है कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। उन्हें 2 जून को वापस तिहाड़ भी जाना है, तो ऐसे में उन्होंने कम होते वेट को लेकर जेल वापसी की डेट बढ़ाने की मांग की है। दूसरी खबर आप और हमको परेशान करने वाली गर्मी से जुड़ी है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये गर्मी केवल आपका पसीना ही नहीं निकाल रही, बल्कि आपकी जेब पर भी गहरा असर डाल रही है। कैसे, आगे जानेंगे। तीसरी खबर है इन दिनों मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित नर्सिंग घोटाले फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अब नेताओं के इस्तीफे की मांग पर उतर आई है, लेकिन इस घोटाले में कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं, जानेंगे विस्तार से। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां मतगणना से पहले ही ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाएंगे विस्तार से। और पांचवी खबर बड़ी रोचक है। हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव में कैसे राजनीतिक पार्टियों ने डिजिटल मीडिया का सहारा लिया और इसमें पैसा खर्च करने में किस पार्टी ने बाजी मारी, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेल से जमानत पर बाहर आए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जेल वापसी के दिन करीब आ गए हैं। अब उनकी जेल वापसी की तारीख को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। केजरीवाल के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कोर्ट से 7 दिन की जमानत और मांगी है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है। कुछ और मेडिकल जांचें केजरीवाल को करवानी है, मगर इस घटते वजन ने बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कहा है कि प्रचार करने में तो स्वास्थ्य खराब नहीं होता, मगर जेल जाने में होने लगता है। अब देखना यह है कि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। देखिए केजरीवाल प्रकरण पर विस्तार से ये हमारी रिपोर्ट। इन्होंने मेरे को 15 दिन तक तिहाड़ जेल में दवाइयां नहीं दी थी मेरी। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। 7 जून तक बढ़ाओ बेल की डेट, 7 किलो घट गया वेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की ही अंतरिम जमानत मिली थी। जैसे ही जेल जाने के दिन करीब आए, वैसे ही सीएम केजरीवाल को अपनी बीमारी का डर सताने लगा और घटे हुए वजन ने उनकी चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद परेशान सीएम ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2 जून की बजाय 7 जून तक जमानत बढ़ाने की गुजारिश कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं का और खुद केजरीवाल का कहना है कि जब वो जेल से बाहर आए थे तब उन्होंने अपना चेकअप करवाया था, जिसमें उनका वजन 7 किलो कम निकला और उनका कीटोन लेवल काफी बढ़ा हुआ है। वो मैक्स के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें PET-CT स्कैन कराने के लिए भी कहा है और इसी वजह से केजरीवाल ने अपने हेल्थ चेकअप के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन तक जमानत बढ़ाने की मांग की है। मैंने आपकी दवाइयां फ्री कर दी पूरे दिल्ली के लोगों की, लेकिन जब मैं जेल में गया इन्होंने मेरे को 15 दिन तक तिहाड़ जेल में दवाइयां नहीं दी थी मेरी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर की बीमारी है और पिछले 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे पेट में इंसुलिन के।
तिहाड़ जेल में इन्होंने मेरे को इंजेक्शन नहीं दिए, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, 300 350 पहुंच गई। अब केजरीवाल के घटते वजन और बढ़ते कीटोन पर बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान वो बिल्कुल ठीक थे, कई रोड शो किए, तब उन्हें शुगर लेवल और कम वजन याद नहीं आया। एक के बाद एक कई नेताओं ने केजरीवाल के वजन को मात्र स्टंट बताया और कहा कि क्या रोड शो करने से उनका शुगर लेवल कम नहीं होता। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 51 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे और 10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर आए। 1 जून तक के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। चुनाव तो खत्म होने को है, लेकिन नतीजे 4 जून को आने हैं और वापस जेल जाने की तारीख भी 2 जून है। ऐसे में बीजेपी से केजरीवाल की बीमारी को चुनावी स्टंट बता रही है, और वहीं आम आदमी पार्टी है जो सीएम के घटते हुए वजन को लेकर चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे चलते चुनाव में केजरीवाल को प्रचार करने के लिए जमानत देने का ये मामला ऐसा था जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल खड़े किए थे, और बीजेपी जमानत को रद्द करवाने कोर्ट तक पहुंच गई थी। वैसे इस माहौल में केजरीवाल को छूट मिलनी मुश्किल लग रही है, मगर केजरीवाल अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए तो देश भर में प्रचार करने में कामयाब हो ही गए, मगर इसी दौरान वो स्वाति मालीवाल वाले प्रकरण में भी बुरी तरह घिर गए थे। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हुए घोटाले में रोज खुल रही परतों ने बीजेपी सरकार को परेशानी में डाल रखा है। कांग्रेस ने इस मामले में मंत्री का इस्तीफा मांगकर मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश कहा है। उधर बीजेपी सरकार ने अब इस मामले में दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने का मन तो बना लिया है। नर्सिंग कॉलेजों में कमियां तो होती हैं, मगर जांच करने वाली सीबीआई के इंस्पेक्टर जब इस मामले में पैसों की वसूली करते रंगे हाथ पकड़ाए तो सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया। नर्सिंग कॉलेज पर हो रही राजनीति और जांच से जुड़ी ये हमारी कहानी देखिए। मध्य प्रदेश की पहचान हरियाली, धरोहरों और महाकाल लोक से होती है, लेकिन कांग्रेस को अब लगने लगा है कि नर्सिंग घोटाला ही मध्य प्रदेश की नई पहचान बन गया है। ऐसा घोटाला जिसकी जांच में खुद सीबीआई अफसरों पर ही शिकंजा कसा गया और सीबीआई के 3 अफसरों के साथ साथ 23 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को व्यापम घोटाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जिक्र अगर व्यापम घोटाले का आ ही गया है तो जरा एक नजर उस घोटाले पर भी डाल लेते हैं। दरअसल व्यापम परीक्षा घोटाला प्रदेश का सबसे बड़ा परीक्षा भर्ती घोटाला है। सबसे पहले 2013 में ये घोटाला सामने आया था, जिसमें परीक्षाओं में धांधली के आरोप में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। 30 पुलिस आरक्षकों को 7 साल की सजा भी मिली। साथ ही साथ घोटाले में शामिल 31 लोगों को दोषी पाया गया और 100 से ज्यादा लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई। लेकिन अजीब बात यह भी है कि इस घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्धों की मौत भी हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक व्यापम घोटाले से जुड़े कुल 32 लोगों की मौत हो गई। नर्सिंग कॉलेज भर्ती घोटाले का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हालात ये हैं कि राज्य के 370 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 1 लाख छात्रों का भविष्य आज अधर में लटक रहा है। आमतौर पर जून से हर कॉलेज का नया सत्र शुरू हो जाता है। हर बच्चा कॉलेज की चौखट पर कदम रखकर अपना भविष्य गढ़ता है, लेकिन आज नर्सिंग के छात्रों का भविष्य मानो तलवार पर लटक रही हो। एक तरफ बच्चों का भविष्य है तो दूसरी तरफ है राजनीति। विपक्ष को मुद्दा मिल चुका है और वो इस नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर मोहन सरकार को घेरने से चूक नहीं रही है। इस घोटाले पर सियासत की आंच को ऐसे समझिए कि पूरे चुनाव में शांत बैठे राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ अचानक से जागे और उन्हें राज्य के छात्र छात्राओं की चिंता सताने लगी। तभी जाकर कमलनाथ ने मोहन सरकार से सवाल किया है। कमलनाथ ने लिखा, स्वास्थ्य शिक्षा का हाल यह है
कि मध्य प्रदेश की पहचान व्यापम और नर्सिंग जैसे घोटालों से होने लगी है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जमीनी सच्चाई से पूरी तरह पीठ फेर ली है और प्रदेश को उसके हाल पर छोड़कर खुद सिर्फ झूठी ब्रांडिंग से अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हो गई है। ये ट्वीट इतना बताने के लिए काफी है कि अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े मामले पर सियासत ने अपना रूप ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि अफसर से पहले विभागीय मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाए। नर्सिंग घोटाले के बारे में मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूं कि इसके मंत्री थे विश्वास सारंग और उनके कार्यकाल के अंदर ये पूरी घटना घटी है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा दिला के जांच कराना चाहिए। अगर विश्वास सारंग या उनकी जो कमेटी थी, क्या उन्होंने मापदंड कभी देखे नहीं? आज वहाँ के बच्चे जिनको आज बगैर ट्रेनिंग के डिग्रियां दी जा रही है, तो ऐसे क्या फर्जी नर्स अगर आप भर्ती होंगे तो एक मरीज का क्या होगा, एक आम परिवार के उनका क्या होगा, और उन बच्चों के भविष्य का भी क्या होगा जिनको नर्सिंग कॉलेज के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इस पर जुडिशरी जांच होना चाहिए। हालांकि नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर अब मोहन सरकार भी बेहद सख्त है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त किया जाएगा जो फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने में मददगार बने थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने उल्टा जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि इस मामले को उमंग सिंघार जी बार बार उठा करके अपने ही नेता जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को घेरना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक दोनों ही नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक और कांग्रेस का ही मीडिया विभाग, उसके अपने नेता प्रतिपक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी की चुप्पी संशय पर कहीं न कहीं आगे बढ़ा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राज्य सरकार के रूप में हमने एक निष्पक्ष जाँच कमेटी गठित की है, वह जाँच कर रही है। CBI अपने स्तर पर लगातार जाँच कर रही है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग गठन करने की बात कही है। लेकिन कैसे MP में नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार होता रहा और हजारों स्टूडेंट्स और लाखों लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये जानने के लिए भोपाल पब्लिक स्कूल की ये बिल्डिंग देखिए, जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई स्कूल है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक नर्सिंग कॉलेज है। कॉलेज कागजों में है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग को नर्सिंग कॉलेज बताया गया। यहाँ से नर्सिंग में BSc की डिग्री भी करवा दी जा रही थी। BSc की 40 सीटों पर यहाँ नर्सिंग की पढ़ाई भी करवाई जाती थी, जबकि सच ये है कि नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए 300 सीट का अस्पताल होना जरूरी है। लेकिन इस कॉलेज को क्लीन चिट दे दी गई। वो क्लीन चिट दी CBI की टीम ने। लेकिन जब CBI की दिल्ली टीम को पता चला कि मध्य प्रदेश में CBI ही फर्जी कॉलेजों को इस तरह से क्लीन चिट दे रही है, तो CBI के अधिकारी ही नपना शुरू हो गए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से अफसर हैं जिनकी निगरानी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल साल 2020 में चंद्रकला दिग्वैया मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार थीं। नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी तरीके से अनुमति देने का उन पर आरोप लगा, जिसके बाद दिग्वैया को हटाकर सुनीता सीजू को रजिस्ट्रार बनाया गया। हालांकि इसके अलावा तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त निशांत बरवड़े भी जाँच के घेरे में है। हालांकि रजिस्ट्रार अशोक खंडेलवाल, कुलपति पुष्पराज बघेल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये वो नाम है जो नर्सिंग घोटाले को लेकर शक के घेरे में है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर CBI के अधिकारी ये फर्जीवाड़ा करते कैसे थे। दरअसल इस फर्जीवाड़े के लिए बकायदा कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। 1 किलो बर्फी यानी 1 लाख रिश्वत के तौर पर दलाल इकट्ठा करते थे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि CBI की जाँच रिपोर्ट में सामने क्या आया। CBI ने जाँच की तो पता चला कि मध्य प्रदेश में योग्य नर्सिंग कॉलेजों की संख्या मात्र 169 है, जबकि कमी वाले नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 73 है। तो वहीं अयोग्य नर्सिंग कॉलेज 61 की संख्या में है। लेकिन जिन 169 कॉलेजों को CBI ने योग्य बताया है, क्या वो सच में योग्य हैं? सवाल तो अब सबसे बड़ा यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कुछ साल पहले जब सरकारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा व्यापम घोटाला सामने आया था, तब विपक्ष के दबाव में जांच CBI को सौंपकर शिवराज सरकार ने राहत की सांस ली थी। मगर इस मामले में तो घोटाले की CBI जांच में ही जांच एजेंसी के काले कारनामे सामने आ गए। वैसे मोहन यादव सरकार अब बहुत जल्दी इस घोटाले से जुड़े जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई कर इस घोटाले से पीछा छुड़ाना चाहती है।
इस बार का लोकसभा चुनाव धरातल पर कम, सोशल मीडिया या डिजिटल स्पेस पर ज़्यादा लड़ा गया है। यदि भरोसा ना हो तो गूगल को राजनीतिक पार्टियों से मिले विज्ञापनों की कमाई के आंकड़े देख लीजिए। पिछले 5 महीने में ही पॉलिटिकल एड से गूगल ने 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए और देने वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रही, जिसने कांग्रेस के मुकाबले 60% ज़्यादा खर्च किए। डिजिटल स्पेस पर बढ़ते खर्चे को खंगालती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जो दिखता है वो बिकता है, और जब वक्त लोकतंत्र के महापर्व का हो तो पैसा खर्च करने में भला कोई पीछे कैसे रह सकता है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की बाहरी चहल पहल भले ही कम दिखाई दी हो, लेकिन ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर डिजिटल चुनाव प्रचार चरम पर रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में गूगल ने इस साल 1 जनवरी से 21 मई के बीच केवल पॉलिटिकल एड से 256 करोड़ रुपए की कमाई की है। अप्रैल और मई में ही 160 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजनीतिक विज्ञापन गूगल को दिए गए। इनमें से 2/3 से ज्यादा वीडियो विज्ञापन रहे। बीजेपी डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया का सच जान चुकी है, इसीलिए आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सबसे आगे रही। गूगल के एड ट्रांसपेरेंसी डेटा के मुताबिक बीजेपी ने जनवरी 2024 से अब तक गूगल एड्स पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 39 करोड़ रुपए ही खर्च किए। छत्तीसगढ़ में पार्टियों ने डिजिटल प्रचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ मात्र 22,750 रुपए ही डिजिटल एड में खर्च किए गए। राजस्थान में 5 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए गए और मध्य प्रदेश में करीब 7 करोड़ 58 लाख रुपए डिजिटल विज्ञापन पर खर्च किए गए। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी इन दो पार्टियों के सोशल मीडिया वॉर ने खूब सुर्खियां बटोरी। मम्मी से पूछता हूँ वहाँ जाना है कि नहीं। हेलो मम्मी, हेलो। अरे वो रहा भिंडी गठबंधन। चुनाव कब है? कब है चुनाव? कब? नौटंकी कहीं के घड़ी घड़ी ड्रामा करते। कांग्रेस डिजिटल प्रचार में बीजेपी से पीछे रही। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर भी है, डिजिटल भी है और तमाम माध्यमों पर भी, लेकिन कांग्रेस न जमीन पर बची है और न ही डिजिटल पर, न ही जनता के मन में। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर भी है, डिजिटल भी है और ऑनलाइन तमाम माध्यमों से भी अपने प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना जमीन पर बची है, ना डिजिटल बची है और ना जनता के मन में बची है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि डिजिटल भारत बनने का सपना राजीव गांधी ने देखा था, लेकिन बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है और जनता के बीच प्रोपेगेंडा सेट करती है। कांग्रेस का सोशल मीडिया जो रहा, विभाग भी और कह लें अब, या कांग्रेस के सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया वो जनता का सोशल मीडिया रहा है और भाजपा का जो रहा है वो नफरत का सोशल मीडिया रहा है। राजनीतिक दलों का डिजिटल की ओर बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। 2014 के चुनाव से सोशल मीडिया की रीच बढ़ी है और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। कांग्रेस जो उसको नकार रही थी वो भी अब सबसे ज़्यादा उस पर पैसा खर्च कर रही है और इस वक्त हम इसकी अच्छाई बुराई या वोट में कितना तब्दील होता है इसके बजाय देखेंगे तो अभी सोशल मीडिया पे सबसे ऊपर राहुल गांधी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर राजनीतिक विज्ञापनों के तौर पर या राजनेताओं को अपनी बात रखने के लिए बड़े काम का वो बन चुका है प्लेटफॉर्म। राजनीतिक दलों के डिजिटल में किए जा रहे प्रचार प्रसार को अगर अच्छे से समझा जाए तो कहा जा सकता है कि डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक तो कम समय लगता है, दूसरा खर्च भी कम लगता है। यही कारण है कि आज तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम का खूब सहारा लेती नजर आ रही हैं। डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करके अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाना आज बड़ा आसान काम हो गया है और इसमें खर्चे भी कम आते हैं। लेकिन यही काम अगर रैलियों के द्वारा किया जाए तो एक तो इसमें खर्चे ज़्यादा आते हैं और दूसरी चीज़ इसमें समय भी बहुत लगता है। यही कारण है कि आज तमाम राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए चुनावों में डिजिटल माध्यम का खूब सहारा लेते हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।
पॉलिटिकल पार्टी ने सोशल मीडिया की ताकत को अब अच्छे से पहचान लिया है, इसलिए इस माध्यम पर इस चुनाव में बेतहाशा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये आंकड़ा तो सिर्फ गूगल का है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा का आंकड़ा गूगल से कई गुना ज़्यादा निकलेगा। दरअसल सोशल मीडिया वोटर से सीधा संवाद करने का जरिया बन गया है, इसलिए राजनीतिक दल इस माध्यम में करोड़ों रुपए खर्च करने में भी जरा भी पीछे नहीं हटते। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव तो हो चुके हैं, अब लोगों को इंतजार नतीजों का है। मगर मतगणना से पहले एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ईवीएम को लेकर उठाई जा रही शंकाओं पर निर्वाचन आयोग से इनको दूर करने की मांग की है। उधर दिग्विजय सिंह ने भी आज गुना के ईवीएम स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी मॉनिटर के आधे घंटे तक बंद होने पर सख्त आपत्ति ली। कांग्रेसी नेताओं की इन आपत्तियों को बीजेपी नेता हार का डर कहकर हंसी में उड़ा रहे हैं। मगर ईवीएम में उठ रहे ये सवाल कितने वाजिब हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में खत्म हो चुका है, लेकिन ईवीएम का नाम अब भी विपक्षी नेताओं की जुबान पर चढ़ा हुआ है। नेताजी हैं जो ईवीएम पर बार बार शक करते हैं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि हम चाहते हैं कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में चुनाव खत्म तो हो चुके हैं, लेकिन अब भी ईवीएम पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब जब मतगणना में कुछ ही समय बचा है, तब भी कांग्रेस लगातार ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर संदेह जाहिर कर रही है और इस बार ये मोर्चा संभाला है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने। उन्होंने संदेह जाहिर करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए PIL दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस की इस आशंका पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी पहल की और PCC चीफ दीपक बैज के बयान को हार का बहाना बताया। जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस लगातार ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती आई है। पार्टी ने हमेशा से ही ईवीएम को बीजेपी के लिए जीत की मशीन बताया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कांग्रेस का ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र के रक्षा की चिंता है या फिर हार का डर, ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि ईवीएम पर उठे गंभीर सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बाद में गोया परिणाम आता है तो उस पर कायम नहीं रहते। मगर क्या शायरी की इन 3 लाइनें ईवीएम से जुड़े गंभीर सवालों का जवाब है? जरा सोचिए। पिछले कुछ दिनों से आसमान से लगातार बरस रही गर्मी ने अब आपकी और हमारी जेब को भी झुलसाना शुरू कर दिया है। बढ़ती गर्मी ने बेतहाशा महंगाई को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि सब्जियां और दाल की कीमतें पिछले कुछ दिनों में ही 20 से लेकर 30% तक बढ़ गई हैं। घर के बजट पर कहां और कैसा असर डाल रही है गर्मी, देखिए ये रिपोर्ट। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इन दिनों गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, MP हो या यूपी, बिहार हो या झारखंड, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा, हर जगह एक ही तस्वीर, एक ही खबर, हाय गर्मी, उफ गर्मी। यानी गर्मी से बेचैनी खूब है, माथे पर पसीना है और ठंडी हवा की आस भी है, लेकिन गर्मी तो गर्मी है। इंसान से लेकर पशु पक्षी तक हर कोई इस भीषण गर्मी से परेशान है। अब इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जिस सब्जी को आप बड़े चाव से खाते हैं
उसके दाम अब आसमान छू रहे हैं। तो एक तरफ आसमान से आग बरस रही है तो दूसरी तरफ सब्जियों और दालों के रेट आसमान पर पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि दाल सब्जी खाने के लिए लोगों की जेब ढीली पड़ रही है और ये सब हो रहा है गर्मी के कारण और भीषण लू के कारण। तो चलिए अब ये भी जानते हैं कि गर्मी का दाल और सब्जी पर क्या असर पड़ा है। दरअसल आज आलू, टमाटर और प्याज के दाम बढ़ गए हैं। आलू की कीमत लगभग 42% तक बढ़ गई है, तो वहीं प्याज की कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर की कीमतों में भी एक 30% तक की महंगाई आई है, तो वहीं अरहर की दाल भी 30% तक महंगी हो गई है। दाल और सब्जियों की इस बढ़ोतरी को अगर खाद्य महंगाई दर से समझे तो मार्च में खाद्य महंगाई दर 8.52% थी, जो आगे चलकर अप्रैल में 8.70% हो गई। और बताया जा रहा है कि मॉनसून के बाद ही इस बढ़ती महंगाई से राहत की उम्मीद है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर गर्मी से रेट के बढ़ने का क्या कनेक्शन है। क्यों बढ़ती गर्मी से सब्जियों और दालों के दाम बढ़ रहे हैं। दरअसल गर्मी के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो रही हैं, तो वहीं भीषण गर्मी से मंडी में आवक पर भी असर पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता कम होने के कारण भी रेट में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं लू के कारण फसलों की पैदावार भी कम हुई है। विस्तार न्यूज की टीम इस भरी गर्मी में आपको ग्राउंड रिपोर्ट और हकीकत से रूबरू कराने के लिए सब्जी मंडी और अनाज मंडी पहुंची। सबसे पहले देख लीजिए विस्तार न्यूज को मध्य प्रदेश का हाल कैसा दिखा। ये सारा मौसम का कोई भरोसा थोड़ी है। अब अपन यहाँ खड़े गर्मी लग रही है, नहीं लग रही। गर्मी के कारण भाई ये चीज़ खराब हो जाती है। देखिए आप डैमेज हो गई भाई, गर्मी के कारण खराब होगी चीज़, रेट बढ़ेगी। 5-10 रुपए किलो की थोड़ा बहुत इजाफा है। पिछले सालों से तो लगभग आधे रेट है। नहीं तो पिछले साल 40-50 रुपए किलो टमाटर बिकता था, इस बार 20-25 रुपए किलो है लगभग। अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस बार उत्पादन अच्छा होने की वजह से रेट उतने अधिक नहीं है। इस गर्मी का असर क्या पड़ेगा समय आने पर? गर्मी का असर तो पड़ेगा, लेकिन अब जो अपन देख रहे हैं 1 हफ्ते से काफ़ी गर्म पड़ रहा है, तो इस गर्म का असर अपन को 1 हफ्ते बाद सब्जियों में देखने मिल जाएगा। गर्मी का बहुत असर है सर, बहुत, कि आदमी से बैठे नहीं रह जा रहा है, इतनी गर्मी है। सब्जियों में हो गया माल अगर बच गया तो सड़ गया, दूसरे दिन को बचता ही नहीं है, इतनी गर्मी है। सबके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि फ्रिज वगैरह हो, बड़ी बड़ी फ्रिज हो तो उसमें आदमी रखे। फसल भी कुछ प्रभावित होती है, कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में उसका खाद्यान्न का काफ़ी प्रतिशत रहता है, तो दालों का भाव ज़्यादा है। जो तबका गरीब 1-2 किलो खरीदता था वो अभी 250 आधा किलो ही खरीद रहा है। तो महंगाई तो निश्चित ही बनी हुई है और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को करती है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और वहाँ का भी हाल दिखाते हैं कि कैसे बढ़ती गर्मियों में सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। प्याज भैया अभी 35 है, 30 है, आलू ना 35 है। लहसुन का रेट 80 रुपए पाव हो गया। आम आदमी के लिए जीवन यापन करना उतना इजी नहीं रह गया है। करेला मुनगा 40 है, टमाटर 30 है, भाटा 20, कुंदरू 30, बरबट्टी 30, गोभी 40। ठंडे में क्या इसमें खट्टे सब्जी है, जैसे कोचई है, भिंडी है, इन लोग खाते हैं, लेकिन क्या करोगे उसमें खाने के लिए वो भी कॉस्टली है। कोचई अभी 50 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बिक रहा है। गर्मी में क्या है, खट्टे खाते हैं और ये मसाला वाला सब्जी तो खाते नहीं है। यानी कुल मिलाकर समझे तो गर्मी से अब लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ गर्मी से बेचैनी है तो दूसरी तरफ महंगाई से परेशानी, यानी गर्मी से पसीना भी निकल रहा है और महंगाई से तेल भी निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सच तो ये है कि ये गर्मी तो कुछ दिनों में ही विदा हो जाएगी, मगर ये बढ़ी हुई महंगाई कई दिनों तक आपके और हमारे घर का बजट बिगाड़ती रहेगी। तो वक्त है चलते चलते में आपको कुछ रोचक दिखाने का। आज बिहार में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का साथ मिला तो तेजस्वी ने अपने ही अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा। पहले आप तेजस्वी का बयान सुनिए और फिर इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक
ठकाठक, माले को वोट पड़ेगा ठकाठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठकाठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। इसके ठीक बाद जिस मंच से तेजस्वी और राहुल बीजेपी पर हमलावर थे, वो मंच ही धंस गया। हालांकि दोनों के हौसले नहीं डगमगाए। राहुल को मीसा भारती ने संभाला तो वहीं तेजस्वी को अन्य कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया। राहुल के चेहरे पर इस दौरान जो मुस्कुराहट थी, उसने सभी का बहुत ध्यान खींचा।